Hello students, this is your biology sir from Systematic Biology भागलपुर। Myself दीपक कुमार साहा आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि पिछले क्लासों में हम लोगों ने चैप्टर 8 से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ा। उन डिजीज़ों में सबसे पहला बीमारी था टाइफाइड, दूसरा था निमोनिया, तीसरा था मलेरिया और चौथा था साधारण जुकाम। इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो है अमीबिए पेचिस, जिसको एज ए इंग्लिश हम लोग कहेंगे एमियोबाइसिस। अब यहाँ टर्म्स देखना है कि अमीबिए पेचिस होता क्या है। अमीबिए पेचिस जिसके द्वारा फैलता है उस सूक्ष्म जीव को हम लोग प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं और उस प्रोटोजोआ में खास नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हाँ, गौर से सुनिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इनके द्वारा ही अमीबिए पेचिस होता है। अब यहाँ टर्म्स है कि ये संक्रमण यानी इन्फेक्शंस कहाँ कहाँ करेगा, तो ये मनुष्य के आंत के सबसे निचले पोर्शंस यानी जिसको कहेंगे सिलिस्मिका यानी रेक्टम यानी जस्ट एनस द्वार से ऊपर होता है और ये एक प्रकार का मांसपेशीय स्तर होता है जहाँ पे इन्फेक्शन यानी संक्रमण होता है। इसे संक्रमित बीमारी के नाम से भी जान सकते हैं यानी इन्फेक्शियस डिजीज़। अब है कि कारक यानी इसको फैलाने के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन इसको फैला सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया दूषित जल। अगर आप कहीं पे अगर पॉल्यूटेड वाटर को पीते हैं, अगर वो आपके शरीर के लिए यूजफुल नहीं है तो कहीं ना कहीं शरीर के बॉडी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगा। दूसरा दूषित खाद्य पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ। ये हो गया कि अनवांटेड अननेसेसरी फूड जो हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और अगर हम खा रहे हैं और कहीं से वो इन्फेक्टेड है फूड, तो वो भोजन खाने से हमें इफ़ेक्ट हो सकता है। ये दूषित पदार्थ जब हमारे शरीर में, अब देखिए कि कैसे इन्फेक्शंस करता है। जब ये दूषित पदार्थ हमारे शरीर के अमाशय में चला जाता है तो अमाशय के बाद धीरे धीरे होते हुए छोटी आंत, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत के लास्ट पोर्शंस यानी सिलिस्मिका तक पहुंचेगा यानी रेक्टम तक पहुंचेगा और रेक्टम में इन्फेक्शंस काउज करेगा और वहाँ के नली को फ्री कर देता है। और इसका मेन लक्षण क्या क्या है कि एक तो रेक्टम यानी सिलिस्मा को वो इफ़ेक्ट करेगा और दूसरा यकृत पे भी प्रभाव डालेगा यानी यकृत में जो भी टिश्यू है उसको क्षय करेगा, नुकसान करेगा। और जैसे ही नुकसान करेगा तो लीवर में इफ़ेक्ट होगा और लीवर में छोटे छोटे फोड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर्स यानी फोड़ा बनना शुरू हो जाएगा। उसके कारण पेट दर्द यानी पेट में भी इफ़ेक्ट होगा, स्टोमक पेन होगा। तीसरा है कि जब भी कोई एक्सक्रेटा यानी अनडाइजेस्टेड फूड व्यक्ति अगर रिलीज करता है तो उसके उस फूड में यानी अपचित भोजन में खून यानी ब्लड का सिम्टम्स रहेगा यानी ब्लड का रूप रहेगा। अगला पॉइंट है अमीबिए पेचिस का रोकथाम। कैसे हम लोगों को अमीबिए पेचिस का रोकथाम करना है, तो यहाँ बताया गया कि जो भी इन्फेक्टेड वाटर है यानी संक्रमित जल और इन्फेक्टेड फूड यानी कि संक्रमित भोजन, जो भी संक्रमित जल और संक्रमित भोजन है उसका उपयोग नहीं करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखना। कैसा ध्यान रखना है? साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रखना यानी प्रॉपर हाइजीन रहना है हम लोग को। तीसरा है कच्चे सब्जियों और फलों को धोकर खाना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट से पिताजी सब्जी और फल लेके आए और आते ही झोला से उठाए और उसको खा दिए, ये ऐसा नहीं है। कच्चे सब्जियों और फलों को अच्छी तरीक़ा से धोकर उसको खाना चाहिए क्योंकि उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्टेड रह सकते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है अपने आसपास मक्खियों को पहुंच से दूर रखना चाहिए। तो ऐसा भोजन को ऐसा रखना चाहिए ताकि मक्खियाँ उस पर बैठ ना पाएँ। अगर मक्खियाँ बैठती है तो वो संक्रमण लाने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नियंत्रण यानी कंट्रोल, यानी किस तरीक़ा से हम अमीबिए पेचिस को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है कि जब किसी व्यक्ति को अगर हो गया ऐसा डिजीज़ कि उसका पेट खराब हो रहा है, पेट में इन्फेक्टेड हो गया है यानी बार बार उसको दस्त आ रहा है, तो उस समय रोगी को विश्राम करना देना चाहिए। पहला, उसको ठीक करने के लिए दवा का उपयोग करना चाहिए और अगर 2 से 4 बार तक दस्त हो चुका है तो न्यूट्रिशंस का कमी हो जाता है जिसके कारण उचित रूप से उसको ORS का घोल या इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पाउडर के रूप में भी हम लोग कहते हैं, उसको देना चाहिए। उसको देने से क्या होता है कि उसके शरीर में जो होने वाले जल या मिनरल्स का जो कमी है उसको फुलफिल होता है वो, और साथ ही साथ उसके शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ORS का पूरा नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस
ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। ORS का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। आप चाहें तो इसे घर पे भी बना सकते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस को, यानी आप 1 या 2 चम्मच चीनी ले सकते हैं, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं और थोड़ा नींबू का रस को उसमें निचोड़ कर 1 गिलास पानी में बना लेंगे। यानी ये हर कोई पी सकता है। जब किसी को एनर्जी की कमी होगी तो आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस का सेवन कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एस्केरियासिस। ये कॉमन टॉपिक है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। लगभग जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में कृमि हो जाना, साधारण तौर पे हम लोग कहते हैं पेट में जोंक होना, यानी ये बीमारी आपको अक्सर ही गांव समाज या फिर शहर में भी दिखेगा कि पेट में कृमि होना। ऐसे बीमारी को हम लोग एस्केरियासिस कहेंगे। ये एस्केरियासिस फैलाने वाले जीव का नाम है गोल कृमि यानी राउंड वार्म। फिर से सुन लीजिए एक बार नाम, गोल कृमि यानी राउंड वार्म। ये अंतःपरजीवी है, यानी हमारे शरीर के अंदर जाएगा और शरीर के इंटरनल पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है। और इस गोल कृमि को एज ए साइंटिफिक नाम के रूप में हम लोग एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, एस्केरिसिस लम्ब्रिक्वाइड्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये कहाँ प्रभाव डालेगा, तो ये बच्चों के वृद्धि एवं मानसिक विकास को रोकना। या जब किसी बच्चे के शरीर में ये इन्फेक्शंस हो जाता है, यानी पेट में कृमि का हो जाना, जैसे ही कृमि हो जाएगा उनका ग्रोथ रुक जाएगा, साथ ही साथ उसमें मानसिक विकास भी रुक जाएगा। ये बात ज़्यादातर माताएं बच्चों को देखकर परख लेती है कि उसके बच्चे में वृद्धि और मानसिक विकास रुक गया है। ये बीमारी आपको जनरली बच्चे के छोटे उम्र में ही दिखेगा। जब पहली बार बच्चे मिट्टी के साथ खेलते हैं तो मिट्टी के साथ खेलते खेलते उस मिट्टी को अपने मुंह पे ले लेते हैं और मिट्टी के मुंह पे आने से संक्रमण यानी इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। और ये इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने से उसके शरीर में कृमि हो जाता है और ये कृमि कोई और कृमि नहीं बल्कि गोल कृमि के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है नियंत्रण, यानी गोल कृमि को हटाने के लिए उचित दवा का सेवन करना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया बच्चे की साफ़ सफाई पे प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, उसको यत्र तत्र गंदे प्लेसों में जाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टरों द्वारा एक सलाह दी जाती है, यानी 12 घंटे तक बच्चे को उपवास कराया जाता है। उपवास कराने के बाद उसे हेक्सिल रिजोरेसिनॉल की एक खुराक दी जाती है। इस दवा के सेवन से उसके बच्चे के शरीर में रहने वाले गोल कृमि यानी परजीवी नष्ट हो जाते हैं और बाद में फिर परजीवी को शरीर से बाहर निकालने के लिए बच्चे को जुलाब की गोली खिलाई जाती है। जैसे ही जुलाब की गोली खिलाया जाएगा बच्चे को दस्त लगेगा और बच्चा क्या करेगा, उस मरे हुए परजीवी को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा और भी अलग टाइप के दवा है, जैसे टेट्राक्लोरोएथिलीन है या चिनपोडियम का तेल, जो एक विशेष प्रभावशाली होता है गोल कृमि को समाप्त करने के लिए। और साथ ही साथ डॉक्टरों द्वारा हेट्राजेन या पिपराजीन हाइड्रेट आदि दवाइयाँ भी दी जाती है जो कि गोल कृमि को मारने के लिए सहायक सिद्ध होती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यानी रोकथाम यानी प्रिवेंशंस को। तो बच्चों को साफ़ सफाई की आदत डालना चाहिए। अगर रोकथाम करना है यानी बच्चे को दोबारा ये गोल कृमि ना हो या बच्चे का स्वास्थ्य खराब ना हो तो बच्चे को साफ़ सफाई पे प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, नियमित रूप से नाखूनों की कटाई करनी चाहिए बच्चे का अगर नाखून बड़ा रहेगा तो उसमें गंदगी भरी रहेगी और वो जब भी भोजन करेगा तो उस गंदगी यानी जो परजीवी है उसके शरीर पर आएगा और वो इफ़ेक्टिव होगा। और तीसरा, भोजन करने से पहले बच्चे का हाथ अच्छी तरीक़ा से धुलाना चाहिए। तो बच्चे का क्या यानी हाथ सभी को प्रॉपर धोना चाहिए। अगर हाथ आप प्रॉपर धोते हैं तो आपको इंटरनल बॉडी पार्ट्स में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे 2 नए बीमारियों के साथ। तो इसी तरह हमसे बने रहिए और नए बीमारी तथा उसके उपचारों के बारे में जानकारी हासिल करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।